अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक, क्योंकि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। और अगर ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ज़ाहिर बात है, अगर ये मूव कर रहा है तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि करंट फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज होती है। तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया या हमारे पास जो करंट की फ़्लो है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इस वजह से हमारे पास एक डायपोल क्रिएट हो जाता है कि अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहा है तो करंट का फ़्लो इस साइड पे मूव कर रहा है। तो एक तरह से, जिस तरह से एक मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है, तो हमारे पास अगर नॉर्थ पोल में से निकल के साउथ पोल की तरफ आ रहा है तो इस तरह से हमारे पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास इसी तरह, अगर हम इस नॉर्थ पोल को इस तरह से देखें, इस डायरेक्शन में देखें, ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहा है तो करंट का फ्लो इस साइड पे मूव कर रहा है, बिल्कुल इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो गए हैं कि फ्रंट साइड पे हमें नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है और बैक साइड पे साउथ पोल नज़र आ रहा है, और दोनों जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस मौजूद हैं। जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहा है तो हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो दूसरी साइड पे मूव कर रहा है। तो जो फ्रंट साइड है वो हमारे पास एज अ नॉर्थ पोल हमें लग रही है, और जो बैक साइड है उसकी वो एज अ साउथ पोल लग रही है। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल जो है वो क्रिएट हो गया है। हम इसको मैग्नेटिक डायपोल क्यों कहते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट ले लेते हैं तो मैग्नेट को हम जस्ट एक साउथ पोल तो नहीं ना कह सकते, हम एक बायपोलर मैग्नेट तो नहीं ना ले सकते। तो हम ये मैग्नेट के लिए हमारे पास दोनों पोल्स का होना ज़रूरी है, नॉर्थ का और साउथ का। तो इस वजह से हम इनको डायपोल कहते हैं। हम इनको मैग्नेटिक, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, मैग्नेटिक डायपोल कहा जाता है। तो इसी तरह जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पर रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रंट साइड है एटम की वो हमारे पास एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करी है, और जो बैक साइड है वो एज अ साउथ पोल बिहेव करी है। तो हमारे पास जो है वो एक यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हो गया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर नोट्स की तरह लिखा है कि एवरी एटम हैज़ अ न्यूक्लियस इनसाइड इट। तो हर एटम के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, कंटेनिंग न्यूक्लियॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में, जिस तरह कि हमें पता है कि हम 2n² से निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 लिख देते हैं जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो हम कहते हैं n की जगह अगर 1 लिख दें तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ सकते हैं। फिर ऊपर वाला जो शेल है उसमें मैक्सिमम जो है वो अगर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे शेल में आ सकते हैं। ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ न्यूक्लियस, दिस इज़ अ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो हम ये बात कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन अ डेफिनेट पाथ, जब एक चार्ज पार्टिकल एक डेफिनेट पाथ पे मूव कर रहा होता है तो वो करंट को प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली चार्ज से मिलकर ही करंट बनता है। तो जब चार्ज जो है वो मूव कर रहा होता है तो हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, दैट इज़ ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम कहेंगे द फ्रंट साइड ऑफ द ऑर्बिट इज एक्टिंग एज अ
north pole and the back side behave as a south pole. Now the dipole is formed. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और हमारे पास जो करंट का फ्लो है आए वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, तो हमारे पास एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि फ्रंट साइड पे हमें नॉर्थ पोल नज़र आ रहा है और सेकंड बैक साइड पे साउथ पोल, और हमारे पास इस तरह से एक फील्ड जनरेट हो गई है। फ्लोइंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास जो भी करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। सो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑल्सो प्रोड्यूस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रेंथ आ जाती है कि कितनी मैग्नेटिक डायपोल जो क्रिएट हुआ है उसकी मूवमेंट कितनी है। ठीक है, तो हम कहते हैं द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स। अब दो फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। एक तो ये कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, सारी बात है जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, या आपके पास जितने एरिया होगा, जितना ये एरिया होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करे हैं, जितना इस लूप का एरिया होगा उतना मैग्नेटिक डायपोल होगा मूवमेंट होगा, या जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है वो जनरेट होगा। तो हम ये बात कहते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। अब दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, हाउ मच करंट इज़ प्रेजेंट इन दिस लूप, कि जो लूप है उसमें कितना करंट जो है वो प्रेजेंट है, कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर। अब हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जिसे म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उस लूप के अंदर। अब सेकेंडली मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन द एरिया इनक्लोज बाय दिस लूप, कि इस लूप का कितना एरिया है वो भी डिपेंड कर रहा होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम अब ये तो हमने जस्ट बात की थी एक ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर हम न्यूक्लियस का अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनका अगर हम डायपोल मूवमेंट जो है वो देखना चाहते हैं, वो फर्स्ट फाइंड हम सबसे पहले जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सबसे पहले हम इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट देखेंगे, देन हम फिर एक न्यूक्लियस का जिसमें प्रोटॉन मौजूद है प्रोटॉन का देखेंगे, और देन फिर हम न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे, पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो कि एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो इफ़ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई रिवॉल्व्स विद स्पीड वी, हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो एक स्पीड v के साथ मूव कर रहा है, एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो है r, ठीक है। अब हम कहते हैं जो करंट जनरेट हो रहा है इस चार्ज के फ्लो होने की वजह से, जो करंट जनरेट हो रहा है इस लूप के अंदर, वो क्या होगा, आई इज़ इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, कि जितना चार्ज है पर यूनिट टाइम, के जितने टाइम में जितना चार्ज जो है वो गुजर रहा है फ्लो कर रहा है उतना करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये चार्ज को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो टाइम है, जिस टाइम से ये चार्ज मूव कर रहा है, तो वो टाइम किस पे डिपेंड करता है, टाइम हमेशा डिस्टेंस और स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है, डिस्टेंस पर स्पीड पे, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है कितनी स्पीड में। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो होगा सरकमफेरेंस ऑफ रेडियस, के रेडियस का असल में सरकमफेरेंस कितना है, ये सरकमफेरेंस कितना है इस रेडियस का, तो वो हमारे पास है 2πr, ठीक है। ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है वो हमारे पास होता है 2πr, और हम इस स्पीड को कर देते हैं v से रिप्रेजेंट। हम कहते हैं यूजिंग 2 इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 में जो है वो पुट कर देते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मतलब डिस्टेंस की जगह हमने 2πr लिख दिया, स्पीड की जगह v लिख दिया। अब इस सेकंड इक्वेशन को हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में टाइम की जगह, ठीक है। तो हम आई इज इक्वल टी, हमारे पास आ जाता है आई इज इक्वल टू ई, और टी की जगह हमारे पास आ जाएगा 2πr ओवर वी। अब ये v जो है वो उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि हमारे पास म्यू है, ठीक है, वो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक वैल्यू निकल आती है ई वी ओवर 2πr, ठीक है, जब ये v ऊपर चला जाता है।
तो फिर हम कहते हैं जी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, आई मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब करंट पे डिपेंड कर रहा होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और एरिया ऑफ द लूप पे, कि वो लूप का जो एरिया है, मतलब अगर ये एक लूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारे पास डिपेंड करता है कि करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है और इसका एरिया लूप का कितना है। तो करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो इज इक्वल टू हमारे पास करंट की, जो कि हम पहले वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास ये है ई वी ओवर 2 पाई आर। हम इधर यहाँ पे पुट कर देते हैं ई वी ओवर 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो एरिया है इस सर्कल का वो हो गया पाई आर स्क्वायर। फिर हम कहते हैं न्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पाई आर से कट गया तो हमारे पास आ जाएगा ई वी आर ओवर 2, मतलब ये पाई आर जो है वो पाई आर से कट गया तो हमारे पास आ जाएगा ई वी आर बाय 2, मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर है ना तो ओके एक आर रह गया तो आर बाय 2। अब हम कहते हैं मल्टीप्लाई डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय एम। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं एम के साथ। अब हम कहते हैं म्यू इज इक्वल टू ई ओवर 2m, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया एम वी आर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एम वी आर हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है कि किस मोमेंटम के साथ वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं वो है एम वी आर, मतलब उसका रेडियस। और एम वी हमारे पास होता है ना पी इज इक्वल टू एम वी, तो हम कहते हैं कि एम वी आर जो है वो उसका रेडियस पे, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमारे पास आपको पता होगा कि हमारे पास जो है वो एक्सिस, जो एक्सिस देखा जाता है और उसके इर्द गिर्द जो आपके पास इस तरह मूव कर रही होती है कोई भी क्वांटिटी जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, तो एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि न्यू जो है वो हमारे पास आ जाता है ये जब हमने लिखा तो एम वी आर की जगह हम एल लिख देते हैं, जो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ई एल ओवर 2m आ जाता है। फिर हम कहते हैं कि इस चीज़ को जो न्यू था हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसको हम एल से यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में एल लिख देते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये ऑर्बिटल मोशन का, जो ऑर्बिटल मोशन है, इस ऑर्बिटल मोशन जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाली है, और ऑर्बिटल मोशन एल जो है वो ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए इस ऑर्बिटल मोशन को, क्योंकि एल हमने पहले भी लिखा है ना एंगुलर मोमेंटम को, मतलब ऑर्बिट एक एंगुलर में मूव कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, पाथ में मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं ई एल ओवर 2m। तो इसे क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म आती है जो कि है जायरोमैग्नेटिक रेशो। अब जायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होती है कि जितना एंगुलर मोमेंटम डायपोल मोमेंट है, कि जो एंगुलर डायपोल मोमेंट है, मतलब क्या होता है एंगुलर डायपोल मोमेंट, जितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट, जितना करंट फ्लो कर रहा है इस एरिया के अंदर, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओवर एंगुलर मोमेंटम के, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जितना करंट फ्लो कर रहा है इस एरिया के अंदर पर यूनिट मैग्नेटिक मोमेंटम के, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, जितना जिस एरिया में करंट फ्लो कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम वो किस मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, तो डैट इज जायरोमैग्नेटिक रेशो। तो हम कहते हैं इसे गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशो को, और हमारे पास ये आ जाता है म्यू एल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज दिस ओवर एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल। ओके, उसके बाद हम न्यू एल की जो वैल्यू है वो हम ये पुट कर देते हैं ई एल ओवर 2m ओवर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो कि एल है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे एल जो है वो एल के साथ कट हो जाता है और आर इज इक्वल टू ई ओवर 2m आपके पास आ जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यू एल है वो डिपेंड कर रहा होता है एंगुलर मोमेंटम इन इक्वेशन 4। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 देखेंगे तो हमारे पास ये जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन, और वो डिपेंड कर रहा होता है ई एल ओवर 2m। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम पे, क्योंकि वो ई एल ओवर 2m है, और ये हमारे पास यहाँ पे होता है म्यू एल। तो यही वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एंगुलर मोशन वो डिपेंड कर रहा होता है एल पे, मतलब मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम पे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जो एल है वो जो होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो एल है, एल जो है वो हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी।
तो इट विल हैव अ कंपोनेंट। तो ज़ाहिर बात है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी और जी में भी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जी कंपोनेंट ले लेते हैं एंगुलर डाइपोल मोमेंट का। हमने जी कंपोनेंट ले लिया इज इक्वल टू, हमने एल के साथ भी मतलब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम था उसके साथ भी जी लगा दिया और यहाँ पे 2m भी आ गया। एल जी, जो ये एल जी है वो हम कहते हैं वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ऑब्वियसली हम अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को पढ़ रहे हैं तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी एल जी की वैल्यू। अब जो एल जी की वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर आपको पता हो तो वो -L+1 और जोन 0 और +L होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें ई एल और जी आ जाता है इज इक्वल टू E/2m आ जाता है, और एल जी चूँकि वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो वो ML कट आ जाता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है एल जी की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। फिर हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं एम एल, जो कि हमारे पास इसके इक्वल होता है। फिर हम कहते हैं एल जो है इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो एल है ज़ाहिर बात है वो ये जो है एंगुलर मोशन जिसे कह रहे थे हम, ऑर्बिटल मोशन कह रहे थे, ये हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, मतलब कि ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम है, जितना एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटम नंबर उसका, तो हम यू एल जी कह देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू E/2m आ जाता है, ML कट आ जाता है। अब हमें पता है कि हम इसको अगर इस तरह लिखें तो E को के साथ H कट लिख देते हैं, ओवर 2m ML आ जाता है। अब ये जो पूरा फैक्टर है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि 2 की वैल्यू को पता है, मास की भी, इलेक्ट्रॉन की भी और H कट भी कांस्टेंट क्वांटिटी हैं ये। तो ये कांस्टेंट आ गया और इसको हमने बोहर मैग्नेटॉन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो कांस्टेंट टर्म आई है उसको हमने बोहर मैग्नेटॉन से रिप्रेजेंट किया है, न्यू बी से, दैट इज़ बोहर्स मैग्नेटॉन। अब बोहर मैग्नेटॉन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, मतलब म्यू बी जो है वो E/2m के इक्वल होता है। तो एच कट की जो आपको भी पता है कि एच कट हमारे पास H/2m 2 पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एच कट जो है वो H/2 पाई आ गया और साथ m आ गया ये वाला, ठीक है। हमारे पास EH/4 पाई m आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। एच जो है वो हमारे पास 6.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34। 4 हमारे पास ये आ गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और हमारे पास मास जो है इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास आ गया 9.31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31। देन हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू आ गई, जो कि होगी 9.27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, ठीक है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू आ गई। अब ये हमने सारा कर लिया फॉर इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकाल लिया, बोहर मैग्नेटॉन निकाल लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर प्रोटॉन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का सारा निकाल लिया। अब हम फॉर प्रोटॉन की बात करेंगे। तो हमारे पास म्यू एल जो कि हमने निकाला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था हमारे पास ये वाला म्यू एल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमने निकाला है फॉर क्वांटम नंबर जी, मतलब जो हमारे पास क्वांटम नंबर था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जी कंपोनेंट के लिए, उसके साथ निकाला है। तो हमारे पास ये वैल्यू जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की निकाली सेम टू सेम वही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। यहाँ पे सिर्फ हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास था, लेकिन यहाँ पे अब प्रोटॉन का मास आ गया, ml आ गया। अब हम कहते हैं कि जब प्रोटॉन का मास आएगा तो हम उसको न्यू n के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। तो हमें, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, अगर ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी पॉली ने ये प्रिडिक्ट किया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो, उनकी भी अपनी ऑर्बिटल मोशन होती है, वो भी ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, उनके भी अंदर स्टेट्स होती हैं। जिस तरह कि यहाँ पे एटम के अंदर स्टेट्स होती हैं, उस तरह न्यूक्लियस के अंदर भी स्टेट्स होती हैं, जिस तरह कि मैंने आपको गैमा रेडिएशंस में बताया था। तो न्यूक्लियर के अंदर भी जो है वो स्टेट्स होती हैं। तो वो जो स्टेट्स होती हैं, इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी उन स्टेट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि पॉली ने ये कहा था कि 2 फर्मियॉन्स, नो मोर देन 2 फर्मियॉन्स आर प्रेजेंट, शुड प्रेजेंट इन वन स्टेट। सो हमने कहा था कि पॉली ने ये प्रिडिक्ट किया था कि न्यूक्लियॉन्स की ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी, जिस तरह इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्पिन मोशन भी होती है और वो
ऑर्बिटल मोशन भी होती है, इसी तरह अंदर प्रोटॉन्स की भी होती है और न्यूट्रॉन की भी होती है। तो सो बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन देयर इज़ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ऑब्वियसली अगर वो वहाँ पे न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो सारी बात है वो भी हमारे पास एक चार्ज है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन चार्ज था और उसकी वजह से भी करंट फ्लो हो रहा होगा अंदर, तो उनकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है और हम वहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं। मतलब उनके अंदर जो स्टेट्स हैं उनका करंट और मल्टीप्लाई बाय उनका एरिया जो उस लूप में है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की सारी निकाली, उसी तरह हम उस प्रोटॉन में वो वाला ही फार्मूला यूज़ करते हैं और उसमें हम म्यू एन लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, जो प्रोटॉन है उसकी हम बात करें। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, जिस तरह यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन था, क्योंकि हम स्टेट्स की बात कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन की बात की थी, बोहर मैग्नेटॉन इसे कह दिया था इस चीज़ को। लेकिन वहाँ पे चूँकि हम प्रोटॉन की, यहाँ पे प्रोटॉन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन था, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। अब न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो है वो हमारे पास EH/2 MP आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये, अगर हमने न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, असल में ये वाली जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये असल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और इसमें हम बोहर मैग्नेटॉन अगर निकालना चाहते हैं तो वो हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हमारे पास ये जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन है, और उसमें से अगर हम न्यूक्लियर मैग्नेटॉन निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू है 1.6। अगर हम की वैल्यू लगा दें, यहाँ पे की वैल्यू लगा दें, ये 2 आ गया, ये जो 2 हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 22/7 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 2 आना था, एक सेकेंड, यहाँ पे भी हमारे पास 2 आना था, लेकिन हमने उसी 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे 4 किया था। तो हमारे पास यहाँ पे भी हमने 2 लगा लिया और 22/7 कर दिया और ये आ गया, और हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ गया। नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन। अब ये हमारे पास ऑर्बिटल का निकला, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का था, ये प्रोटॉन की ऑर्बिटल मोशन निकल आई। अब हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि हमारे पास दो तरह से हो सकती है, एक तो ऑर्बिटल की वजह से भी होगी और स्पिन की वजह से भी होगी। तो स्पिन की जब हम ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट निकालेंगे, तो जो न्यूक्लियर की स्पिन की अगर हम बात करें, न्यू एस जो है वो हमने यहाँ पे एस जो है फॉर स्पिन लिख लिया, ठीक है। और ये हमारे पास एन आ गया और एम की जगह भी हमने एस लिख लिया, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकला था प्रोटॉन के लिए, तो उसी में हमने अब जो है वो उसकी स्पिन की भी बात करना शुरू कर दी। ये क्योंकि ऑर्बिटल मोशन के लिए था एल, अब हमने जब स्पिन की बात की तो यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे भी एम के साथ भी एस आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारे पास एस है, एम एस है, ये जो स्पिन की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास +1/2 भी होती है और -1/2 भी होती है। मतलब स्पिन हमारे पास इस तरह भी मूव करती है, इस तरह भी मूव करती है, क्योंकि फर्मियॉन्स हैं उनकी क्लॉकवाइज स्पिन भी होगी। फर्मियॉन्स है ना, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, ये सारे फर्मियॉन्स हैं। तो फर्मियॉन्स की हाफ स्पिन होती है और वो क्लॉकवाइज स्पिन भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जायरोमैग्नेटिक रेशो निकालते हैं उसी तरह से, जो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की रेशो की इक्वल होती है। जायरोमैग्नेटिक रेशो जैसे कि हमने पहले ऑर्बिटल में निकाली, अब हम स्पिन में भी वही कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास गैमा आ गया जो कि जायरोमैग्नेटिक रेशो है, इज़ इक्वल टू हमारे पास न्यू एस, मतलब ये आ गया आपके पास जो है वो न्यू आई, ठीक है, ओवर आई आ गया। आई जो है वो आपके पास है जी एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। ये देख लें, अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस इज़ अ सम ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस एंड ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होती है न्यूक्लियस की, वो हमारे पास उसके ऑर्बिटल मोशन पे भी डिपेंड कर रही होती है, जो न्यूक्लियॉन्स उसके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और जो स्पिन कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहते हैं कि आई चूँकि L+S है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से अगर हमने म्यू आई निकालना है, हमने यहाँ पे जो है हमारी जो है वो हमने यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, इस मतलब न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो निकालना है।
तो ये आई, अब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस निकला है। पूरे न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो गैमा आई के इक्वल है, जिसमें आई जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल और स्पिन मोशन के इक्वल होता है। अब इन क्वांटम मैकेनिक्स में वी हैव अ जी फैक्टर, वहाँ पे हमारे पास एक जी फैक्टर होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे न्यू आई आता है आर आई, जो कि यही है। न्यू आई इज इक्वल टू, यहाँ पे जी फैक्टर हमने यहाँ पे जी ऐड कर दिया और गैमा आई आ गया। ये जी हमारे पास यहीं पे है, E/2mp, जो कि गैमा का गैमा की जगह हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमने पीछे यहाँ पे ये निकाला भी ये वाला, ठीक है। अब न्यू ये जो था आई, मतलब ये वाला जो हमारे पास गैमा की वैल्यू थी, ठीक है, वो E/2mp, जो कि हमने पीछे अगर आप देखें तो म्यू हमने यहाँ पे ये था ना निकाला, ठीक है। तो मतलब EH/2mp था और उसमें हमने ये यहाँ पे यही चीज़ जो है वो पुट की है, ठीक है। और आई आ गया। अब हमने इसमें E/2mp और यहाँ पे आई की वैल्यू जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1h कट, ये हमारे पास आ जाता है टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है एक न्यूक्लियस का, वो आ जाता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।